सो हेलो स्टूडेंट्स, हेलो गुड इवनिंग क्या गुड मॉर्निंग हो गया आई थिंक. हेलो. ओके, सो एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल? ओके, ठीक है, चलो आ जाओ. सो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर. जस्ट एक सेकेंड रुक जाना. अचानक से पता नहीं आज लाइव बिना हमारे स्टार्ट किए ही स्टार्ट हो गया है. मैं बोला 5 मिनट में स्टार्ट करता हूँ तो ऑटोमेटिक लाइव स्टार्ट हो गया. हेलो. यस, सो हम लोग शुरू करने वाले हैं अभी. कौन सा चैप्टर नंबर 4 आप लोगों ने देख लिया होगा. हम कौन से चैप्टर? ऑल क्लियर. यस, ऑल क्लियर. जस्ट एक सेकेंड रुक जाना बस, मैं ज़रा इंपोर्ट कर लूँ चीज़ें. चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं. ठीक है, सो 3 चैप्टर हमारा हो गया है. सॉरी, चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं. 3 चैप्टर मैंने ऑलरेडी आपको करा दिया है. अभी हम लोग चैप्टर नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, चैप्टर नंबर 3 में काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको एक्सप्लेन करने लायक है, समझने लायक है. और आपको यहाँ से डायग्राम्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो डायग्राम्स आपको प्रैक्टिस करनी है. बिकॉज ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से डायग्राम्स वगैरह ये सारी चीज़ें काफ़ी कुछ आएगी. यस, डायग्राम्स वगैरह काफ़ी कुछ आएगी. तो वो चीज़ों के ऊपर अपने को ध्यान रखना है, वो चीज़ों के ऊपर अपने को फोकस करना है ताकि हमारा डायग्राम्स वगैरह में मार्क्स कहीं ना जाए. ठीक है, चलो. सो आई थिंक जितने लोग आने वाले थे आ चुके हैं. मैं स्टार्ट करता हूँ. हेलो युगांश, गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. हमारा गुड मॉर्निंग हो रहा है रात के 12:10 पे. कोई बात नहीं. देखो, मेहनत करते हैं ना हम, तो मेहनत का फल हमको ज़रूर मिलता है. अभी यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए जो एंड तक पढ़ रहे हैं या मेहनत कर रहे हैं, या मैं यहाँ खड़ा हूँ मेहनत कर रहा हूँ, तो वो मेहनत का फल अपने को ज़रूर मिलता है. ठीक है, चलो आ जाओ. सबसे पहले अब मैं बात कर लेता हूँ इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर कि कौन कौन सी चीज़ें इस चैप्टर में से भी इंपॉर्टेंट है और जो बीच में से आ सकती है, और इंपॉर्टेंट डायग्राम्स भी क्या क्या है, उन सब चीज़ों के ऊपर बात करते हैं. ठीक है, सो इसमें सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका ये 3 चीज़ें. इसके ऊपर आपको 3 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है. ये 3 चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. जो आपको फिजन यहाँ पे बताया गया है, बाइनरी फिजन आपको अलग अलग चीज़ों के अंदर, एमोबिया, पैरामीशन और यूग्लिना में जो बाइनरी फिजन बताया गया है वो इम्पॉर्टेंट है. उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो ये बर्डिंग, जो आपके लिए बर्डिंग और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ये 2 अगेन इंपॉर्टेंट है. सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज़ है अगेन ये प्लांट का आपका डायग्राम, पार्ट्स ऑफ प्लांट अच्छी तरह से ये डायग्राम प्रिपेयर करके जाना. इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है. हमेशा बोलते हैं लोग, आता है, मैं भी बोल रहा हूँ बट मुझे कम चांसेस लग रहे हैं, बट स्टिल आपको अच्छे से करके जाना पड़ेगा. पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स आपको बहुत अच्छी तरह से देखना पड़ेगा ताकि ये अच्छी तरह से हम प्रिपेयर करके जाए. उसके बाद ये तो वही पार्ट्स ऑफ उसका ही डबल इसका पार्ट है. उसके बाद हाँ, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ये डायग्राम बनाने को तो मेरे को नहीं लगता है आएगा, बट आपको ये चीज़ ऐसे आ सकती है, लेबलिंग के लिए आ सकती है डायग्राम बनाना, क्योंकि इतना खाऊ डायग्राम नहीं है ये, तो मेरे को नहीं लगता डायग्राम बनाने का आएगा बस. लेकिन लेबलिंग को आ सकता है, लेबलिंग के लिए ये डायग्राम आ सकता है आपको. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम 2 मार्क के लिए या 3 मार्क के लिए. सो हमको लेबलिंग के लिए आ सकता है, तो उसको इस हिसाब से देखना पड़ेगा. उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको आ सकता है, ये भी सेम लेबलिंग के लिए आ सकता है, तो इसको भी आपको देख के अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके ही जाना है. देन बात करें तो हाँ, ये वाला एक आंसर कि जेंडर ऑफ अ चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय मेल और फीमेल, ये सारी चीज़ें ये आ सकता है. ये डू यू नो, ये वाली चीज़ें आपको पूछ सकते हैं ये लोग. ऑलवेज रिमेंबर, यहाँ से कुछ आ सकता है. मेंस्ट्रुअल साइकिल भी अपने को देख के लेना है, इसका आंसर अपने को पढ़ना है, 3 मार्क में आ सकता है. बाकी IVF, सरोगेसी और ये सारी चीज़ें तो आ ही सकती है. ठीक है, तो इस तरह से चैप्टर में इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें हैं, वो चीज़ों के ऊपर मैंने आपसे बात कर ली. अब डायरेक्ट जो है मैं आ जाओ इस चैप्टर को स्टार्ट करता हूँ. देखो, सबसे पहले तो ये चैप्टर जैसे ही आपको मतलब बताया जाता ना, तो सबको बहुत ज़्यादा खुशी हो जाती है. क्या खुशी होती है कि सर अब हमको पढ़ने मिलेगा सेक्स के बारे में. तो यहाँ पे आपको सेक्स के बारे में तो नहीं पढ़ने मिलेगा, लेकिन और मान लो अगर हाँ सेक्स के बारे में पढ़ने मिलेगा, कैसे बच्चे पैदा होते हैं, बट इसको इतना ज़्यादा लोग फैसिनेटिंग कर देते हैं ना कि बहुत ज़्यादा इसमें दिक्कत हो जाती है. मतलब बहुत से स्कूल के टीचर्स
टीचर्स भी जो है ना, अभी मैंने सेक्स वर्ड बोल दिया, कितने स्कूल के टीचर्स तो ये बोलने के लिए भी एकदम ऐसा कतराते हैं कि अरे बाप रे बाप कितना भारी वर्ड बोल दिया। अरे ये हमारे लाइफ का प्रोसेस है, हम सब आज यहाँ खड़े हैं बिकॉज ये हमारे एक लाइफ का प्रोसेस है, और बिना इस प्रोसेस के जो है ह्यूमन बींग्स का जो जनरेशन है वो आगे नहीं बढ़ सकता है। तो इसके लिए लाइफ प्रोसेस जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उन्हीं लाइफ के प्रोसेसेस के बारे में, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लाइफ के प्रोसेसेस होते हैं, उन्हीं चीज़ों के बारे में जो है हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो, so we have studied about various life processes in previous classes. All those life processes, that is nutrition, respiration, excretion, sessions, response, control and coordination, etc., are essential to each living organism to remain alive. देखो हमने बहुत सारी चीज़ें पहले भी पढ़ी हुई है लाइफ प्रोसेस के बारे में, जैसे कि हम किस तरह से न्यूट्रिशन हमको चाहिए, सांस कैसे हम लेते हैं, एक्सक्रीट कैसे करते हैं, सेंसेशन कैसे होती है, रिस्पॉन्स हमारा कैसा होता है, ये सारी चीज़ें हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ी है। कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, अब बोलोगे सब कब पढ़ी है? 9th स्टैंडर्ड में, आपको चैप्टर नंबर 16 या 17 था, वहाँ पे आपने पढ़ा है। ठीक है, लेकिन वहीं उसी के साथ साथ हाउएवर रिप्रोडक्शन डज नॉट हेल्प द ऑर्गेनिज्म टू रिमेन अलाइव, बट इट हेल्प्स टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म। अब ये जितने प्रोडक्शन हमने प्रोसेसेस पढ़े ना, उन्हीं में से एक और प्रोसेस है हमारे लाइफ का, वो है रिप्रोडक्शन, रिप्रोड्यूस करना, यानी वापस से लोगों को प्रोड्यूस करना, लोगों को या जो भी ऑर्गेनिजम्स है उसको। तो रिप्रोडक्शन हमें मदद इसलिए नहीं करता है ताकि हम जिंदा रह सके, लेकिन हमारी कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए ऑर्गेनिजम्स की रिप्रोडक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। अदरवाइज जो है पूरी तरह से हम लोग खत्म हो जाएंगे। ह्यूमन बींग्स का अगर बोलते हैं नंबर्स हमें मेंटेन रखना है, तो हमें बहुत मतलब रिप्रोडक्शन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, यहां बोला है ऑब्जर्व द पिक्चर एंड टेल द लाइफ प्रोसेसेस विच यू आइडेंटिफाइड। तो आप लोग कर लेना जरा, आ सकता है 2 मार्क के लिए, ये आ सकता है 2 मार्क के लिए आपको आ सकता है, तो आप लोग जरूर करना इसको, आपको नोट्स में किसी में भी मिल जाएगा। चलो अब आते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आ जाते हैं। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या बोला है कि प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म बाय एन ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीशीज विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट इज कॉल्ड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी यहां पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर सेम स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स का हेल्प लेके हम न्यू ऑर्गेनिजम्स को क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं, उनका फॉर्मेशन होता है उस चीज को विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट। इसमें गैमेट प्रोडक्शन का नहीं इन्वॉल्वमेंट होता है, उसी चीज को असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। एज दिस रिप्रोडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व यूनियन ऑफ 2 डिफरेंट गैमेट्स, द न्यू ऑर्गेनिज्म हैज एग्जैक्ट जेनेटिक सिमिलैरिटी विद द रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। सिंपल भाषा में बताऊं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देखो चलो तो शर्माना छोड़ते सिंपल भाषा में बताता हूं। जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जिसमें मेल और फीमेल 2 डिफरेंट हमको लोग चाहिए, जिस उस चीज को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। जैसे कि मेल्स में स्पर्म होता है और फीमेल्स में जो क्या बोलते हैं oocyte होता है। तो इनका जब जो oocyte बोल रहा हूं मैं, एग्स जो होते हैं उनका जब फर्टिलाइजेशन होता है तो इस तरह से गैमेट प्रोड्यूस होता है, तो उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ पे 2 डिफरेंट स्पीशीज मतलब 2 डिफरेंट कैरेक्टर नहीं चाहिए, हमको एक ही कैरेक्टर से डायरेक्टली जो है यहाँ पे न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जाता है। तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, उस चीज को हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है कहते हैं। यूनिपैरेंटल रिप्रोडक्शन इस चीज को कहा जाता है। इट ऑकर्स बाय माइटोटिक सेल डिवीजन, माइटोटिक सेल डिवीजन के थ्रू होता है, मियोसिस सेल डिवीजन के थ्रू नहीं होता है। एब्सेंस ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इज अ ड्रॉबैक वेयरएज फास्ट प्रोसेस इज एडवांटेज ऑफ दिस प्रोडक्टिव मैटर। और यहां पे देखो सिर्फ और सिर्फ एक अकेला बोलते हैं ना ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होने की वजह से यहां पे जो न्यू ऑर्गेनिज्म होता है ना, वो एग्जैक्ट जेनेटिक सिमिलैरिटी जो है शो करता है रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म से। यानी इधर जो भी न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा, वो जिसके अंदर से वो न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हुआ है ना, उसका और जो न्यू ऑर्गेनिज्म है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स टोटली मैच करेंगे, टोटली आइडेंटिकल होंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेल्युलर मतलब सिंगल सेल, यूनिसेल्युलर मतलब सिंगल सेल, मल्टीसेल्युलर मतलब एक से ज्यादा सेल। ठीक है, तो आ जाओ बाइनरी फिजन हम देखते हैं। बाइनरी फिजन एक तरह का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और उसके बारे में आ जाओ देख लेते हैं। तो यहाँ पे मस्त एक एक्टिविटी दिया है, बोला ये आप लोग घर पे भी कर सकते हो, बहुत अच्छा सा है कि आप एक कॉनिकल फ्लास्क लो, कोन शेप का एक फ्लास्क लो, उसमें ना वाटर कलेक्ट करो इन फ्रॉम ऑफ पॉन्ड। देखो बेसिकली क्या बोला मालूम है कि एक कॉनिकल फ्लास्क लो, एक कॉनिकल फ्लास्क में कहीं जाओ, कहीं अगर छोटा मोटा कहीं से पॉन्ड होगा ना, यानी कहीं तालाब वगैरह होगा या नदी होगा, तो उसमें का जो स्टेगनेंट वाटर मतलब जो एक जगह पे जमा हुआ जो पानी है ना, वो एक जगह पे जो जमा हुआ पानी है वो पानी उसके अंदर भर लो। उसमें फिर थोड़े बहुत क्या डालो, वहां के ना थोड़े एक्वेटिक प्लांट्स डाल दो, जो जहां पे भी पानी ऐसा होगा वहां पे जो आजू बाजू में जो प्लांट्स रहेंगे ना, वो प्लांट्स उठा के उसके अंदर डाल दो और उसको क्या करो 3-4 दिन के लिए ना रख दो। और उसके अंदर क्या डालो,
व्हीट की ग्रेन्स और प्लांट्स डाल दो ताकि जो है वो क्या हो जाए, वो सारे डिकम्पोज हो जाए। और 3-4 दिन के बाद चौथे दिन पे आप क्या करो, उसको वो प्लांट को उठाओ, मतलब उस पानी को उठाओ, वो एक बोलते हैं ना क्या बोलते हैं उसको एक उसका एक ड्रॉप, पुट अ ड्रॉप ऑफ वाटर ओवर इट, ग्लास स्लाइड लो, एक ग्लास स्लाइड लो, एक ड्रॉप पानी का उस पर रखो और उसको जो है ना माइक्रोस्कोप से, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से ऐसा करके ऑब्जर्व करो। आपको जो है ना सिंपल मतलब ये देखने मिलेगा, ऐसा बाइनरी फिशन आपको देखने मिलेगा, सिंपल ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन आपको पैरामीशियम का देखने मिलेगा आपको। यू विल बी एबल टू सी मेनी पैरामीशिया परफॉर्मिंग द बाइनरी फिशन। आप बहुत सारे पैरामीशियम को देखोगे बाइनरी फिशन परफॉर्म करते हुए, यानी अपने आप को डिफरेंट पार्ट्स में ऐसा डिवाइड करते हुए, जो उसके अंदर जो ये रहेंगे ना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो अपने आप को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो ये दिखेगा। ठीक है, आ जाओ प्रोकैरियोट्स। अब प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स क्या होता है? सो प्रोकैरियोट्स का मतलब क्या होता है? ऐसे सेल्स जिसके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, यानी अ सेल विदाउट न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज प्रोकैरियोट। यूकैरियोट, अ सेल विद अ न्यूक्लियस विद अ डिफाइंड न्यूक्लियस इज कॉल्ड यूकैरियोट। अब बात आती है सर न्यूक्लियस क्या होता है? तो सेल का जो सेंट्रल पार्ट होता है ना, या सेंट्रल और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है किसी भी सेल का, उसी को न्यूक्लियस कहा जाता है। ओके, ठीक है, चलो आ जाओ। सो प्रोकैरियोट बैक्टीरिया जो है, प्रोटिसिस, एमोबिया हो गया, पैरामीशियम हो गया, यूग्लिनिया हो गया, एक्सेट्रा, एंड यूकैरियोट सेल ऑर्गेनेल लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट परफॉर्म असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बाइनरी फिशन। यहाँ पे यही बताया गया है कि बैक्टीरिया जो है, जैसे कि अमोबिया हो गया, पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया, और ये सारी चीजें ये लोग क्या करते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग बाइनरी फिशन जो है परफॉर्म करते हैं। इन दिस प्रोसेस द पैरेंट सेल डिवाइड्स टू फॉर्म 2 सिमिलर डॉटर सेल। इस प्रोसेस में क्या होता है, जो पैरेंट सेल होता है ना, वो पैरेंट सेल क्या करता है, अपने आप को 2 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर लेता है और 2 डिफरेंट डॉटर सेल्स जो है निकल के आते हैं। ठीक है, देखो ये देखो, जो मेन सेल है वो धीरे धीरे करके 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है और एट द एंड जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ठीक है, ओके, चलो, तो इन दिस प्रोसेस, हाँ ये हो गया। एक्सिस ऑफ fission डिवीजन इज different product. Example, amobia divides in plane due to lack of specific shape. यस, एमोबिया एक प्लेन शेप में, मतलब बिकॉज उसके पास कोई शेप नहीं है तो वो किसी भी शेप में डिवाइड हो जाता है, हेंस इट इज कॉल्ड सिंपल बाइनरी फिशन। पैरामीशियम जो है डिवाइड्स बाय ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। ओके, ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन में वो डिवाइड होता है, वेयरएज यूग्लिना बाय लॉन्गिट्यूडनल। ट्रांसवर्स मतलब एक दूसरे से एकदम डिफरेंट साइज में वो लोग ट्रांसवर्स हो जाते हैं, और लॉन्गिट्यूडनल मतलब ऐसे लंबे में जो है वो लोग 2 डिफरेंट पार्ट्स में आइडेंटिकल जो है शेप ले लेते हैं, उसे लॉन्गिट्यूडनल कहा जाता है। बाइनरी फिशन इज यूजुअली परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन, दैट इज अवेलेबिलिटी ऑफ अबंडेंट फूड मटेरियल। बाइनरी फिशन कब होता है? जब अबंडेंट, यानी जितना सफिशिएंट हमें फूड चाहिए ना, उतना सफिशिएंट अगर फूड अवेलेबल हो ना, तभी हम बाइनरी फिशन जो है परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, ठीक है, तो ये था आपका बाइनरी फिशन। अब आता हूं मैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, आपका मल्टीपल फिशन। चलो, अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय मल्टीपल फिशन इज परफॉर्म बाय अमोबिया एंड अदर सिमिलर प्रोटिस्ट। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है मल्टीपल फिशन परफॉर्म किया जाता है किसके थ्रू? अमोबिया के थ्रू, और उसी के जैसे अदर जो सिमिलर प्रोटिस्ट होते हैं उसके थ्रू। अमोबिया स्टॉप्स द फॉर्मेशन ऑफ pseudopodia and thereby movements whenever there is a lack of food or any other adverse condition. It becomes rounded and forms protective covering around plasma membrane. Such encytic amobia or any other protist is called cyst. ठीक है, तो amobia अपने आप को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेता है और उसके मिडिल पार्ट को जो है cyst कहा जाता है। ठीक है, many nuclei are formed by repeated nuclear division in the site. It is performed by cytoplasmic division and thus many amobia are formed. सो 3 मार्क्स के लिए 6 पॉइंट इनफ है ना? हाँ हाँ कुमुद, इनफ है। दे रिमेन एंसिस्टेड टिल देयर इज एडवांस कंडीशन, साइड्स ब्रेक ओपन एंड अराइवल ऑफ फेवरेबल कंडीशन एंड मेनी अमोबिया रिलीज। ये देखो यहाँ पे जो पैरेंट अमोबिया है, वो पैरेंट अमोबिया क्या हो रहा है, उसने अपने आजू बाजू में ना एक कवरिंग कर लिया है। वो कवरिंग में ही उसके अंदर ही अंदर क्या हो रहा है, जब तक उसके पास फूड अवेलेबिलिटी है तब तक वो लोग अब अंदर ही अंदर जो है ना वो क्या कर रहे हैं, वो लोग मल्टीपल फिशन कर रहे हैं। मल्टीपल फिशन कर रहे हैं इन द सेंस कि बहुत सारे अपने आप को डुप्लीकेट वो लोग बना रहे हैं, और जैसे ही वो बोलते हैं ना कि बहुत सारे न्यूक्लियाई जो है फॉर्म हो रहे हैं रिपीटेड न्यूक्लियर डिवीजन की वजह से, और एक टाइम ऐसा आएगा ना, दे रिमेन साइटेड टिल दिस एडवर्स कंडीशन, तब जब तक कि एक ऐसा कंडीशन ना आ जाए कि अब वो चीज अपने आप में वो लोग रह नहीं सकते। साइड्स ब्रेक ओपन एंड फेवरेबल कंडीशन एंड मेनी एमोबिया, और जैसे एक फेवरेबल कंडीशन मिलता है तो ये जो साइट है ना, जो इसके आजू बाजू में जो ये कवरिंग फॉर्म हुई है, ये क्या हो जाती है, ये ब्रेक हो जाती है, और जितने भी ये एमोबिया है, जितने भी डॉटर एमोबिया है, ये सारे एमोबिया क्या होते हैं, बाहर निकल आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये मल्टीपल फिशन को बताया गया है। ठीक है,
चलो अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, बडिंग। देखो बडिंग के बारे में क्या बताया गया है। बडिंग एक ऐसा है, देखो पेरेंट ईस्ट सेल है, ये धीरे धीरे अपने आप में ही जो है ये दो पार्ट्स में डिवाइड होने लगता है, न्यू बर्ड फॉर्म होता है, फिर वो न्यू बर्ड वो पुराने वाले बर्ड से डिटैच होने की कोशिश करता है और ऐसे ऐसे करके वो पूरा चेन बना लेता है, ठीक है। तो यू विल सी द ईस्ट परफॉर्मिंग बडिंग, दैट इज स्मॉल बर्ड कमिंग आउट ऑफ मेनी पैरेंट सेल, यानी स्मॉल बहुत सारे स्मॉल बर्ड्स निकलते हैं मेन पैरेंट सेल से, और हम यहाँ पे देख सकते हैं उस चीज को। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर बाय बडिंग इन ईस्ट, अ यूनिसेलुलर फंगस, एक यूनिसेलुलर फंगस है ईस्ट, इसके अंदर जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है हो रहा है बडिंग का। ईस्ट सेल प्रोड्यूसेस 2 डॉटर न्यूक्लियाई बाय माइटोटिक डिवीजन। तो ईस्ट जो है यहाँ पे बहुत इजीली जो है सेल प्रोड्यूस करता है 2 डॉटर न्यूक्लियाई के जरिए बाय माइटोटिक डिवीजन। माइटोटिक डिवीजन यहाँ पे होता है, यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, बिकॉज जितने भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं वहाँ पे माइटोटिक डिवीजन ही होता है, सो एज टू प्रोड्यूस बाय बडिंग। दिस ईस्ट इज कॉल्ड एज पैरेंट सेल, और जो मेन ईस्ट है उसी को पैरेंट सेल कहा जाता है। अ स्मॉल बल्ज अपीयर्स ऑन द सर्फेस ऑफ द पैरेंट सेल, ये देखो ये जो बल्ज है ना, इसी को बल्ज कहा जाता है, वो पैरेंट सेल पे धीरे धीरे अपीयर होना जो है चालू हो जाते हैं। दिस बल्ज इज एक्चुअली अ बर्ड, वन ऑफ द 2 डॉटर न्यूक्लिया एंटर्स दिस बर्ड, तो धीरे धीरे इसी के अंदर जो है क्या होते हैं, एंटर होना चालू होते हैं, और ऐसा ये पूरा जो है आफ्टर सफिशिएंट ग्रोथ बर्ड सेपरेट फ्रॉम द पेरेंट सेल एंड इंडिपेंडेंटली। तो धीरे धीरे क्या होते हैं, ये तब तक एक दूसरे से जुड़े रहते हैं जब तक कि वो मतलब उनको सफिशिएंट एक एटमॉस्फेयर नहीं मिलता है, और एक बार जैसे उन्हें सफिशिएंट क्या बोलते हैं ग्रोथ मिला, तो सफिशिएंट ग्रोथ होने के बाद क्या हो गया, वो सारे जो बर्ड्स है वो एक दूसरे से क्या हो गए, डिटैच हो जाएंगे, और इंडिपेंडेंटली एज अ डॉटर ईस्ट सेल जो है वो लोग क्या करेंगे, ग्रो करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये अपने को बडिंग के बारे में बताया गया है। ओके, अब आ जाते हैं, ये तो था अपना क्या, ये था और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ऐसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन था। अब हम आते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो सबसे पहला आता है फ्रेगमेंटेशन। दिस टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर्स इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इन दिस टाइप ऑफ reproduction the body of parent organism breaks up into many fragments and each fragment starts to live as an independent or new organism। बेसिकली क्या होता है इसके अंदर, जो जैसे यहाँ पे स्पाइरोगैरा का एग्जांपल दिया है, हाँ आंसर के साथ डायग्राम बनाना है, यस। तो यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन का एग्जांपल, जैसे यहाँ पे स्पाइरोगैरा है, तो स्पाइरोगैरा के अंदर जो फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है कि जो मेन सेल है ना, जो मेन पैरेंट जो ऑर्गेनिज्म है, वो पैरेंट ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली 2 पार्ट में डिटैच हो जाता है, और वो दोनों पार्ट क्या होता है, फिर जैसे जैसे डिफरेंट पार्ट्स में डिटैच होते हैं ना, तो वो डिफरेंट पार्ट जो है क्या करते हैं, इंडिपेंडेंटली वो लोग जीने लगते हैं, और जो बॉडी से सेपरेट हो जाता है, ठीक है। तो ऑर्गेनिजम्स ब्रेक होते हैं बहुत सारे फ्रेगमेंट्स में, बहुत सारे डिफरेंट फ्रेगमेंट्स यानी डिफरेंट पार्ट में, और ईच फ्रेगमेंट जो है क्या करता है, इंडिपेंडेंटली जीने लगता है। ये टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जो है एल्गे में होता है, जैसे कि स्पाइरोगैरा हो गया, स्पॉन्जेस हो गया, साइकन, वहां पे। और whenever there is a plenty of water and nutrients are available to Spirogyra, its filament grow up very fast and break up into new small fragments। यानी अगर आपको ये चीज चाहिए यानी कि आपको अगर फ्रेगमेंटेशन करना है तो वाटर का अवेलेबिलिटी और न्यूट्रिशंस बहुत ज्यादा अवेलेबल होने चाहिए। अगर न्यूट्रिशन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशंस और सफिशिएंट अमाउंट ऑफ अगर वाटर है तो ही जो है फ्रेगमेंटेशन बहुत अच्छी तरह से हो जाएगा। ईच फ्रेगमेंट स्टार्ट टू लिव इंडिपेंडेंटली टू अ न्यू स्पाइरोगैरा फाइबर, और धीरे धीरे जैसे जैसे लोग डिवाइड होते जाते हैं तो ईच फ्रेगमेंट क्या करता है, अपना इंडिपेंडेंट लाइफ जो है जीने लग जाता है। ओके ठीक है, तो इस तरह से जो है स्पाइरोगैरा के बारे में बताया। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, रीजनरेशन। तो रीजनरेशन, अब आपने लिजार्ड, इसमें बहुत एक प्राइम एग्जांपल है लिजार्ड का। रीजनरेशन क्या होता है मैं आपको बहुत सिंपल में बता देता हूँ। रीजनरेशन क्या होता है, रीजनरेशन जो है आपने देखा होगा कि जो लिजार्ड होता है, जो छिपकली होती है, कई बार क्या होता है छिपकली की पूंछ टूट जाती है, लेकिन छिपकली की पूंछ टूटने के बाद भी वही छिपकली कुछ दिनों बाद ना वापस नए पूंछ में दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस को कहा जाता है रीजनरेशन, कि वो लोग अपने जो बॉडी पार्ट्स को ना रीजनरेट कर सकते हैं। अगर उनका बॉडी पार्ट्स टोटली डैमेज हो गया है, खत्म हो गया, तो अपने बॉडी पार्ट्स को वो लोग क्या कर सकते हैं, फिर से रीजनरेट कर सकते हैं। इसी प्रोसेस को रीजनरेशन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बर्डिंग। देखो बर्डिंग क्या है, बर्डिंग आ जाओ देख लेते हैं कि इन केस ऑफ हाइड्रा अंडर फेवरेबल कंडीशन एट स्पेसिफिक पार्ट ऑफ इट्स बॉडी एंड अंडर ग्रोथ इज फॉर्म्ड बाय रिपीटेड डिवीजन ऑफ रीजनरेटिंग सेल्स ऑफ बॉडी वॉल। देखो बर्डिंग ज्यादातर अभी हाइड्रा का एग्जांपल दिया, जैसे मान लो ये अभी जैसे इसमें कोई भी प्लांट भी आप ले सकते हो, जैसे अगर मान लो कि कोई प्लांट उग रहा है या कोई भी ऐसा बर्डिंग हाइड्रा जैसा कोई ऑर्गेनिज्म है, तो उसमें क्या होता है, उसके किसी ना पर्टिकुलर बॉडी पार्ट पे, किसी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट पे क्या होता है, एक नया बर्ड निकलने लगता है और वो बर्ड धीरे धीरे क्या होता है, डेवलप होने लगता है।
ठीक है, वो बर्ड धीरे धीरे डेवलप होने लगता है और वो अपने आप में ही जो है मतलब बिकॉज वहाँ पे कंटिन्यूसली रीजनरेशन हो रहा है तो रीजनरेटिव सेल्स जो है उसके बॉडी वॉल पे बन जाते हैं और वो धीरे धीरे अपने आप ग्रो करना चालू कर देते हैं। दिस आउट ग्रोथ इज कॉल्ड एज बर्ड, और यही जो एडिशनल ग्रोथ है बॉडी पे जो होता है इसी चीज को बर्ड कहा जाता है। बर्ड ग्रोस अप प्रोग्रेसिवली एंड फाइनली फॉर्म्स अ न्यू हाइड्रा, और धीरे धीरे बर्ड इतना बड़ा होता है कि वो एक न्यू हाइड्रा अपने आप में ही जो है बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है इस चीज़ को बर्डिंग कहा जाता है। बेसिकली एक फेवरेबल अगर एटमॉस्फेयर और कंडीशन मिलेगा तो धीरे धीरे जो है वो न्यू चीज़ें जो है अपनी बॉडी पे उल्लू का डेवलप होना चालू हो जाती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ये सबसे ज़्यादा आप लोगों ने इसमें देखा होगा, जैसे देखो ब्रायोफाइलम का एग्जांपल दिया है, उसकी पत्तियों पे ही ना डायरेक्ट नए नए पत्ते उगने लगते हैं। यहाँ पे स्वीट पोटैटो पे देखोगे तो यहाँ से एक जगह से पोटैटो उग रहा है, यहाँ से एक जगह से पत्ती उग रही है। फिर यहाँ पे अगर देखोगे तो ये पेड़ है, पेड़ के नीचे नीचे यहाँ पे पोटैटोज उग रहे हैं। तो ये सारी क्या है, ये सारी चीज़ें वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है। तो रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ वेजिटेटिव पार्ट्स लाइक रूट्स। अब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या है? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बेसिकली क्या है, जब रिप्रोडक्शन होता है प्लांट्स के हेल्प से विद द हेल्प ऑफ वेजिटेटिव पार्ट्स, यानी जो उनके पार्ट्स है वेजिटेटिव पार्ट्स है, जैसे कि उनका रूट हो गया, स्टेम हो गया, लीफ हो गया, बड हो गए, इनके हेल्प से जब रिप्रोडक्शन होता है ना तो उसी चीज को क्या कहा जाता है, उसी चीज को क्या कहते हैं, उसी चीज को क्या कहते हैं, उसी चीज को जो है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो है कहा जाता है। सो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन पोटैटोज इज परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ आइज प्रेजेंट ऑन ट्यूबर, वेयर एज ब्रायोफाइलम इट इज परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ बर्ड्स। देखो वही चीज यहाँ पे बताई गई है कि अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग तरह से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो है परफॉर्म होते हैं। ओके ठीक है, चलो तो ये था आपका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में। आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग, स्पोर फॉर्मेशन। सो स्पोर फॉर्मेशन क्या है? तो स्पोर फॉर्मेशन के बारे में बात की गई है कि टेक अ पीस ऑफ वेट ब्रेड और भाकरी एंड कीप इट ह्यूमिड। तो बेसिकली फंगस लगना जो होता है ना, जैसे ग्रीनिश लेयर लग जाता है, फंगस लग जाता है, उसी चीज को आप स्पोर फॉर्मेशन जो है कह सकते हो। तो उसी चीज को फंगस जो लग जाते हैं उसी चीज को आप लोग स्पोर फॉर्मेशन कहते हो। जैसे अगर ब्रेड को आप कुछ समय तक अगर रख दोगे, ब्रेड को अगर आप कुछ समय तक जो है ऐसे ही रख दोगे साइड में, तो उसके ऊपर एक ग्रीनिश लेयर बन जाएगा, उस पर ग्रीनिश लेयर जो होता है वही फंगस होता है। तो वो भी एक तरह का फंगाई होता है, म्यूकर कहते हैं उसे, फिलामेंट बॉडी पे ग्रो हो जाता है और धीरे धीरे वो खराब हो जाता है। अगर आप खा लोगे तो आपका उसमें जान भी जा सकता है। ठीक है, तो उसी चीज को कहते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ। अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात खत्म हो गई, अब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के यहाँ पे जहां पे दो डिफरेंट जर्म सेल्स इन्वॉल्व होते हैं ताकि न्यू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस हो सके। जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑलवेज ऑकर विद द हेल्प ऑफ टू जर्म सेल्स। जैसे अगर ह्यूमंस में बात किया जाए तो स्पर्म और oocyte उसके थ्रू, जैसे कि फीमेल गैमेट एंड मेल गैमेट आर टू डिफरेंट जर्म सेल्स। वही फीमेल गैमेट और मेल गैमेट, ये दो डिफरेंट जर्म सेल है, दोनों का जब फर्टिलाइजेशन होगा तब न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा। टू मेन प्रोसेस ऑकर इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो जो दो मेन इंपॉर्टेंट प्रोसेस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, एक है गैमेट प्रोडक्शन और दूसरा है फर्टिलाइजेशन। गैमेट प्रोडक्शन और फर्टिलाइजेशन क्या होता है आ जाओ देख लेते हैं। गैमेट्स आर फॉर्म्ड बाय द मियोसिस। मियोसिस जो प्रोसेस है जो आप लोग सेकंड चैप्टर में पढ़ोगे, उसके थ्रू क्या होता है, गैमेट्स प्रोड्यूस होता है। इन मियोसिस क्रोमोसोम्स नंबर इज रिड्यूस्ड टू हाफ, हेंस हैप्लॉइड गैमेट्स आर फॉर्म। तो जो क्रोमोसोम्स का नंबर होता है, जैसे कि ह्यूमंस में मतलब मेल्स में जितने क्रोमोसोम्स होते हैं, फीमेल्स में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, जरा बताओ तो। जैसे देखो मेल्स में जितने क्रोमोसोम्स होते हैं, फीमेल्स में जितने क्रोमोसोम्स होते हैं, तो वो चीजें बाद में एक टाइम के बाद हाफ होने लगती है। अच्छा, एक फंगस आया था यूट्यूब पे, कोई बात नहीं, हमारे पास बहुत सारी दवाइयाँ है फंगस को खत्म करने के लिए। ठीक है, तो धीरे धीरे क्रोमोसोम्स का नंबर क्या होता है, रिड्यूस होने लगता है और हाफ हाफ होता है, और एक टाइम के बाद हैप्लॉइड सेल जो है क्रिएट हो जाते हैं, जिससे कि गैमेट प्रोड्यूस हो जाता है। देन बात होती है फर्टिलाइजेशन का। तो ये जो डिप्लॉइड जाइगोट होता है, जैसे हैप्लॉइड, यहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन से ही जाइगोट फॉर्म होता है, और जैसे वो जाइगोट फॉर्म होता है ना, तो यहाँ पे मेल और फीमेल के गैमेट से डिप्लॉइड जाइगोट में वो चीजें कन्वर्ट हो जाती है, और इस प्रोसेस में द जाइगोट डिवाइड्स बाय माइटोसिस एंड एम्ब्रॉयज इज फॉर्म। धीरे धीरे जाइगोट क्या होता है, माइटोसिस के थ्रू डिवाइड होता है, और एम्ब्रॉय मतलब जो है एक फॉर्म होना इसके अंदर चालू हो जाती है। ठीक है, ओके। द एम्ब्रॉय डेवलप टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल, और इन्हीं एम्ब्रॉयज के थ्रू, इन्हीं गैमेट प्रोडक्शन के थ्रू जो है न्यू ऑर्गेनिजम्स का डेवलपमेंट होना चालू होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि टू पेरेंट्स, दैट इज मेल पेरेंट एंड फीमेल पेरेंट, आर इन्वॉल्व इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। जैसे कि मेल और फीमेल का जब यहाँ पे क्या बोलते हैं
इन्वॉल्वमेंट होगा तभी जो है न्यू रिप्रोडक्शन यहाँ पे पॉसिबल है। फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट ऑफ मेल पैरेंट एंड फीमेल गैमेट ऑफ फीमेल पैरेंट ऑकर्स ड्यू टू दिस न्यू इंडिविजुअल ऑलवेज हैज अ कंबाइंड जीन्स ऑफ बोथ द पैरेंट। इसी वजह से जैसे अभी अगर मैं बात करूं तो हमारे आपके मम्मी पापा या हमारे मम्मी पापा, अगर हमारे बोलूँ तो हाँ, तो हमारे मम्मी पापा का फ्यूजन हुआ है, हमारे मम्मी पापा के जो है जीन्स एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हुए, तभी हमारे अंदर कुछ गुण हमारे मम्मी के भी दिखते हैं, हमारे पापा के भी दिखते हैं। क्यों? क्योंकि वो रिप्रोडक्शन वो एक प्रोसेस के थ्रू हुआ है। ठीक है, इसी चीज को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। ओके, तो बहुत सारी हमारे जैसे आपके अंदर देखोगे तो बहुत से कुछ लोगों के कान मम्मी के जैसे दिखते थे, कुछ लोगों के आंखें मम्मी पापा के जैसे दिखते हैं। तो ये चीजें क्या है, हम जो है हमारे मम्मी पापा दोनों के जो है क्या बोलते हैं जीन्स को रिफ्लेक्ट करते हैं। ओके, ठीक है, तो इस तरह से जो है फर्टिलाइजेशन के बारे में बताया गया है। अब आता हूं मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स बहुत ही सिंपल सा एक टॉपिक है, इसके बारे में मैं डायरेक्ट यहां पे बताता हूं। ये देखो, यहाँ पे जो पॉलन ग्रेन होता है ना, जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ना प्लांट्स में सबसे ज्यादा अगर कोई करने में जिसका हेल्प होता है, यस युगांश आप चैनल के मेंबर बन गए हो, आपके सामने बैच दिख रहा है। यस, आपको एक नया बैच मिला रहेगा युगांश आपके नाम के सामने। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देख सकते हो, आप लोग भी, बाकी लोग भी उस बैच को देख सकते हो। और भी अगर कोई ज्वाइन करेगा तो उसको भी ऐसे ही बैचेस मिलेंगे, प्लस स्पेशल फीचर्स उसके लिए अवेलेबल हो जाएगा। ओके, कौशल पवार पूछ रहे सर आप सोते नहीं हो क्या? अरे आप लोगों का पेपर चालू है तो हम लोग कैसे सो जाए? एक बार पेपर हो जाए फिर चैन से आराम की नींद लेंगे। बहुत कम है लाइव में, कोई बात नहीं, व्यूअर्स बहुत कम है तो कोई बात नहीं, जितने हैं उनको वो तो पढ़ लें, जितने हैं उतने काफ़ी है, कम हुए तो भी कोई दिक्कत नहीं। चलो, जो प्लांट्स के अंदर अगर मैं रिप्रोडक्शन की बात करूं तो प्लांट्स के अंदर किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है, बेसिकली जो है ना इसमें सबसे ज़्यादा अगर किसका हेल्प होता है ना तो बटरफ्लाइज होती है। बटरफ्लाइज के थ्रू प्लांट्स का रिप्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि यहाँ पे ये देखो, ये पॉलन ग्रेन है, ये पॉलन ग्रेन जैसे जैसे इस प्लांट के अंदर ऐसा जाएगा तो ये प्लांट के अंदर जाने के बाद ना ये ओव्यूल्स है, इस ओव्यूल्स के अंदर जो है ना ये पॉलन ग्रेन पहुंचेगा पॉलन ट्यूब के थ्रू। ये जो ट्यूब है इसे पॉलन ट्यूब कहा जाता है। ये जो ऊपर का पार्ट है उसे स्टिग्मा, ये जो मिडिल पार्ट है उसे स्टाइल, और ये पूरा पार्ट को ओवरी कहा जाता है एक साथ। तो इस पॉलन ट्यूब के जरिए, जो पॉलन ट्यूब है, इसी पॉलन ट्यूब के जरिए पॉलन ग्रेन जो है क्या करेगा, इसके अंदर जाएगा, और अंदर जाने के बाद यही मेल गैमेट इसके अंदर जाएगा। और मेल गैमेट जो है जैसे जैसे जो भी ये जो मेल गैमेट है जैसे जैसे अंदर जाएगा तो अंदर जाने के बाद ये जो ओव्यूल्स है ना, इन्हीं किसी ना किसी एक ओव्यूल में जो है वो क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा और एम्ब्रॉय सैक बनाएगा अंदर ही अंदर। और मेल गैमेट जैसे ही उसके अंदर फॉर्म पहुंच जाएगा तो मेल गैमेट जैसे ही पहुंचेगा, एंटीपोलेंट्स, पोलर न्यूक्लियर और एग सेल, ये सारे क्या करेंगे, आपस में फ्यूजन करेंगे और धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ पे रिप्रोडक्शन होना चालू हो जाएगा। ठीक है, सो इस तरह से जो है यहाँ पे दिया गया डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म्स। ये पॉलन ग्रेन का डायग्राम आएगा, आ सकता है, तो इसी को डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। अब इस जिसको, अब ये देखो यहाँ पे अगर आपको ये डायग्राम आता है तो देखो डायग्राम को भी यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से पेडिसेल, जो ये फ्लावर का सबसे निचली हिस्सा होता है पेडिसेल, कैलेक्स, सेपल्स भी कहा जाता है इसी को। उसके बाद जो आपके ये देखो, हमने अभी अभी ये वाला ही पार्ट पढ़ा, जो मैंने नीचे पढ़ा है ना, मैंने सिर्फ इतने वाले पार्ट को पढ़ा है, और मेन जो रिप्रोडक्शन होता है वो इसी पार्ट में जो है पूरी तरह से होता है। तो ये पार्ट को हम लोग ने अभी अभी डील किया। ठीक है, तो इस तरह से ये चीजें होती है। ठीक है, एक बार आप लोग ये डायग्राम देख के लेना अच्छी तरह से, ताकि आपको डायग्राम से हो सके। सर प्लीज एक्सप्लेन डबल फर्टिलाइजेशन, अरे अभी तो बताया पूरा। ठीक है, अब आप क्या करना है, इसको जस्ट एक बार रीड कर लोगे, रीड करोगे तो हो पाएगा। अदर क्योंकि अपन रीड करते बैठेंगे ना तो क्या होगा, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो रीड करना ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अब आता हूं मैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अब ये होता सभी के पास है लेकिन बताना कोई चाहता नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा जो 3 इडियट्स मूवी का जो डायलॉग है कि होता, सब जन लाइक और सब्सक्राइब करो, करो भाई करो। हाँ, तो अपना क्योंकि मैं आज ही 3 इडियट्स मूवी देख के आया हूँ, तो जैसे ही वो बोलता है ना कि वो स्टेज पे खड़े होकर डायलॉग देता है कि मतलब स्पीच देता है, तो वही वाली बात है। देखो कोई बड़ी बात नहीं है, हम लोग इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ओवर रेटेड करके रखा है, बिकॉज ये है तो हमारे बॉडी का पार्ट ही है, तो उसमें पढ़ने में कोई बड़ी बात नहीं है। देखो आ जाओ, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन। तो इसमें सबसे पहले हम मेल के बारे में पढ़ेंगे। देखो मेल, सर पार्ट्स ऑफ फ्लावर के डायग्राम में गाइनोशियम में क्या पूछ रहे हो पता नहीं। तो आ जाओ, देखो ये यूरिनरी ब्लैडर है। अब यूरिनरी ब्लैडर क्या है, जहां से हमारा यूरिन निकलता है। जो अब बोलोगे सर यूरिन क्या होता है, तो यूरिन जो हम लोग टॉयलेट करते हैं ना, तो जो लिक्विड निकलता है उसी लिक्विड को यूरिन कहा जाता है। तो ये इसी यूरिनरी ब्लैडर में वो चीजें स्टोर होती है और इसी के जरिए जो है वो यूरिन हमारा बाहर निकलता है। इजैकुलेटरी डक्ट, उसके बाद यहाँ पे सेमिक्यूलर वेस्किल,
प्रोस्टेट ग्लैंड, वास डेफरेंस भी कहते हैं, कॉपर्स ग्लैंड, यूरिन गैलेटिक, एपिडामिक्स, स्कैट्रॉन, टेस्टिस, पेनिस, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे आपको बताया गया है। और इसको जो है आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे जो है बहुत अच्छी तरह से आपको ये डायग्राम जो है देख सकते हो। जस्ट अ सेकेंड स्टूडेंट्स। ठीक है, ओके। सो इस तरह से अपना यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर में जो है पूरा यूरिन हमारा स्टोर होता है और यहाँ से ये फ्लो से निकलते निकलते हमारा पेनिस से जो है पूरा हमारा यूरिन जो है बाहर निकलता है। ठीक है, तो इस तरह से अब आपको ये जो है आ सकता है ये डायग्राम, बट ये बनाने को मुझे नहीं लगता है इतना आएगा, क्योंकि इतना हार्ड डायग्राम बनाने को आपको नहीं देंगे। मेजरली ये डायग्राम अगर आएगा तो आपको किस लिए आएगा, ये आपको लेबलिंग करने को आ सकता है। ठीक है, लेबलिंग करने में जो है ये आ सकता है ये डायग्राम, तो इसके लिए जो है ये डायग्राम को आपको एक दो बार प्रैक्टिस करके लेना है। अच्छा, ओके। अच्छा, ऐड वाला सिस्टम है, अभी शायद आप लोगों को ऐड आ जाएगा 1-2 मिनट में। हाँ, लेबलिंग के लिए पूछ सकते हैं, यस लेबलिंग के लिए पूछ सकते हैं। ये डायग्राम आ सकता है, यस आ सकता है। लेबल बनाने को बहुत कम चांसेस है, बट लेबलिंग करने को जरूर आएगा। यस आ गया, मेरे को भी ऐड आ गया। जस्ट ठीक है, तो यहाँ पे अगेन इस चीज़ को आपको एक बार डिटेल में पढ़ लेना है, मतलब रीड कर लेना है, रीड आउट कर लोगे तो भी हो जाएगा। फिर आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर। देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यहाँ पे आपका ये पार्ट वेजाइना, फिर यहाँ पे यूटेरस, ओवरी डक्ट, ओविडक्ट, ओवरी। सो यहाँ पे भी अगर हम बात करेंगे ना, तो ये पूरा जो है आपको डायग्राम आ सकता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, लेकिन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाने को कम चांसेस है, लेकिन यहाँ पे क्या बोलते हैं, लेबलिंग के लिए ज़्यादा चांसेस से आएगा। तो लेबलिंग के हिसाब से आपको ये चीज़ें प्रैक्टिस करके जो है लेनी है। ठीक है, चलो हाँ, ये एक टॉपिक देख लेते हैं, डू यू नो थोड़ा एक देख लेते हैं, क्योंकि इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आंसर भी है कि क्रोमोसोम नंबर इन जर्म सेल प्रोड्यूसिंग द गैमेट्स आर डिप्लॉयड मतलब 2n। अब इट इंक्लूड्स 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स एंड 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, दैट इज 44 + x एंड 44 + xy। अच्छा मेरे को जरा चार्ट में बताओ तो कि, अच्छा नहीं यहीं पे दिया ही हुआ है तो क्या ही बताओगे। देखो गर्ल्स के अंदर जो क्रोमोसोम्स होता है वो XX क्रोमोसोम्स होता है, और बॉयज के अंदर जो क्रोमोसोम्स होता है वो XY क्रोमोसोम्स होता है। अब अगर मैं सिंपली बात करूं, देखो जो गर्ल्स होती है उनके जो oocytes होते हैं, तो फीमेल जो जर्म सेल है उसके अंदर जो oocyte है उसके अंदर जो क्रोमोसोम अवेलेबल है वो सिर्फ और सिर्फ 22 + x है, यानी उनके पास सिर्फ x क्रोमोसोम्स अवेलेबल है। वहीं जो मेल्स है उनके स्पर्म में x और y दोनों क्रोमोसोम्स अवेलेबल है। तो XX क्रोमोसोम्स यहां पे होते हैं और XY क्रोमोसोम्स यहां पे होते हैं। और जो फीमेल्स का जो मतलब जो न्यू बॉर्न अगर बेबी होगी, तो अगर वो गर्ल हुई तो वो XX क्रोमोसोम्स और बॉय हुआ तो XY क्रोमोसोम। अगर आप देखोगे तो जब भी फर्टिलाइजेशन होता है, तो फर्टिलाइजेशन जब होता है ना, तो हम जो न्यू बॉर्न बेबी होता है ना, वो एक क्रोमोसोम मेल साइड से लेता है, एक क्रोमोसोम फीमेल साइड से लेता है। तो बहुत लोगों के घर में मतलब बहुत जगहों पे ये ऐसा मिथ है कि लड़का होगा या लड़की होगा, ये डिपेंड करता है लड़की के ऊपर, औरत के ऊपर, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। बिकॉज औरत के पास तो सिर्फ XX क्रोमोसोम्स है, यानी वो जो अगर अपने पास से कोई क्रोमोसोम्स अगर ट्रांसफर करने हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ X क्रोमोसोम ही ट्रांसफर होगा। यानी जेंडर ऑफ जो चाइल्ड है, जो न्यू बॉर्न बेबी है, उसका जेंडर डिसाइड कैसे होता है, उसका जेंडर सिर्फ और सिर्फ डिसाइड होता है किसकी वजह से, मेल्स की वजह से। गारंटीड क्वेश्चन है क्या भाई, फर्स्ट टाइम व्यू है? क्या पूछ रहे हो आप, मेरे को समझा नहीं। ठीक है, अब देखो ये यहाँ पे आपको एक डेवलपमेंट ऑफ बर्थ दिखाया गया कि जो बच्चा जो होता है वो किस तरह से धीरे धीरे बढ़ता है। तो इसी तरह से वो धीरे धीरे बढ़ता है और यही ऐसे ही रहता है वो। तो ये जो है जब गर्भाशय में, जब छोटा सा जब बच्चा अपने माँ के गर्भाशय में होता है, तब जो है उसका ये ग्रोथ दिखाया गया है कि एक एम्ब्रॉय का ग्रोथ किस तरह से 36 वीक्स में होता है, 9 महीने में उसका ग्रोथ किस तरह से होता है, उस चीज़ को जो है यहाँ पे बताया गया है। ओके, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम मेंस्ट्रुअल साइकिल में। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो कि पीरियड्स बहुत ही कॉमन सी चीज़ है जो सभी को पता होगा, बहुत से बॉयज़ को नहीं पता होगा, लेकिन गर्ल्स को तो बहुत ऑलमोस्ट हर 28 to 30 डेज में ये पीरियड्स जो आते हैं। और अगर एक सेकेंड सर, मेंजुरेशन अरे मेंजुरेशन नहीं रे, मेंस्ट्रुअल साइकिल मैं बोला मेंजुरेशन तो मैथ्स 2 का कॉन्सेप्ट है, मेंजुरेशन कहाँ से बताओ।
मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है देखो, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अंडरगो सम चेंजेस एट प्यूबर्टी। प्यूबर्टी का मतलब होता है, बोलते हैं ना जब बच्चे बड़े होने लगते हैं, जैसे मेंस में भी होता है, जब प्यूबर्टी होता है तो नाइटफॉल वगैरह होना लग जाता है, लेकिन वहीं पे फीमेल्स में जब प्यूबर्टी उनका होता है ना, तो उनको जो है मेंस्ट्रुअल प्रोसेस के थ्रू उनको गुजरना पड़ता है, एंड दोस चेंजेस रिपीट एट द इंटरवल ऑफ 28 to 30 डेज। तो ये जो चेंजेस है, मतलब ये जो चीजें हैं, क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो मेंस्ट्रुएशन होता है वो हर 28 से 30 दिन में जो है क्या होता है, उन 28 से 30 दिन के गैप में जो है पीरियड्स उनको आते हैं। दिस रिपीटेटिव चेंजेस आर कॉल्ड एज मेंस्ट्रुअल साइकिल, और इसी रिपीटेटिव चेंजेस को मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है कहा जाता है। ठीक है, तो इसी चीज को मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। अब इसके अंदर बहुत सारे ये एक नेचुरल प्रोसेस है, हमारे 4 डिफरेंट हार्मोन्स है, उस हार्मोन्स के जरिए जो है कंट्रोल होते हैं। जैसे जो 4 हार्मोन्स है वो क्या है, वो FSH है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, SLH, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पे 4 हार्मोन्स है, इनके थ्रू जो है, ये चारों हार्मोन्स के थ्रू क्या होता है, ये पूरा का पूरा जो है क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल कंट्रोल होता है। ठीक है, तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, एग्जाम में जो क्वेश्चन है उसके ऊपर आप मतलब आपको ये आ सकता है कि नेम द डिफरेंट हार्मोन्स विच कंट्रोल्स द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो जो 4 डिफरेंट हार्मोन्स है वो कौन कौन से, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोजन, ये चारों हार्मोन्स के थ्रू जो है क्या होता है, हाँ, जो हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो कंट्रोल में रहता है। ओके, वो पूरा प्रोसेस होता है इन 4 इसके जरिए, हार्मोन्स के जरिए। वन ऑफ द सेवरल फॉलिकल इन ओवरी स्टार्ट्स टू डेवलप अलोंग विद द oocyte प्रेजेंट इन इट अंडर द इफेक्ट ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स के इफेक्ट में जो है ये ओवरी का मतलब दिक्कतें शुरू होना चालू हो जाती है। दिस डेवलपिंग फॉलिकल सीक्रेट एस्ट्रोजन, उसके बाद एंड्रोमेट्रियम ग्लैंड्स ऑफ द यूटेरस स्टार्ट्स टू डेवलप ड्यूरिंग फर्स्ट साइकिल और रीजनरेट ड्यूरिंग सब्सिक्वेंट साइकिल। देखो बेसिकली इसी चीज़ को पूरा प्रोसेस में यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, ये लर्न करने वाली ही चीज़ है। मेनली क्या है वो मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे इस तरह से मतलब ये चीज़ें होती है, और मोस्ट प्रोबेबली अगर यहाँ पे जैसे जब क्या बोलते हैं इसमें होते हैं, जब जाइगोट फॉर्मेशन में होता है, जाइगोट फॉर्मेशन में मतलब जब न्यू बॉर्न बेबी अगर ये होता है ना, न्यू बॉर्न बेबी का जब ये क्या बोलते हैं बच्चे पैदा होने वाले होते हैं, तो उस समय पे जो है ना पीरियड्स मिस होना चालू हो जाते हैं। तो पीरियड्स मिस होना चालू हो जाते हैं, तो उस समय पे ये दिक्कतें मतलब पीरियड्स प्रॉपरली नहीं आते, जिससे कि लोगों को समझ में आता है कि हाँ कुछ नो बॉडी में जो है फंक्शंस ये हो रहे हैं। और इवन आजकल के टाइम में जो हम लोग खाना खाते हैं, वो खाना मतलब खास करके गर्ल्स के बारे में कि जो आप लोग जो जो भी फूड कंज्यूम करते हैं ना, तो फूड अगर हमारा प्रॉपर नहीं होगा ना, तो उससे क्या होता है, उससे भी जो है पीरियड मिस होना चालू हो जाते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल लेबल करने आएगा क्या, लेबलिंग भी आ सकता है, प्लस इस चीज को मेजरली तो इसका आंसर ही आएगा, और आंसर में भी ये चीज नहीं आएगा, मेजरली इसका पूरा का पूरा ये आएगा, क्या बोलते हैं पैसेज आएगा, और पैसेज में एक एक वर्ड मिसिंग रहेगा। जो बोलते हैं ना कि पैराग्राफ ऐसा आ जाएगा, पैराग्राफ में आपको लिख के देना पड़ेगा। और दूसरी चीज इसमें आ सकती है कि आपको इसमें 1 सेंटेंस क्वेश्चन आएंगे, 1 सेंटेंस क्वेश्चन, तो 1 सेंटेंस क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा एक ऐसा पैसेज आ जाएंगे जिसमें एक एक वर्ड मिस्टेक गायब रहेंगे, वो चीजें आपको पूछ सकते हैं। तो ऐसे तरह से जो है आपको ये सारी चीजें इसमें आ सकती है। ब्रीफ आंसर बहुत मुश्किल है, और यहाँ पे आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल का डायग्राम भी मेरे को नहीं लगता इतना आएगा। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं रिप्रोडक्शन एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो रिप्रोडक्शन एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ऊपर बात करते हैं। देखो अब जैसे जैसे हमारा जो है हमारा ग्रोथ होते जा रहा है, हमारे खाने पीने में, खान पान में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही है। खान पान में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आने की वजह से ना अच्छा नाइट फॉल मीन्स का मतलब होता है जैसे अभी ये बॉयज में ये चीज होती है। तो नाइट फॉल का अगर मैं बात करूं तो नाइट फॉल का मतलब होता है, मान लो कि आप रात में जब सोते हो, तो रात में सोते वक्त जो है, बिकॉज हमारा प्यूबर्टी के हम उस फेज में है, तो अगर आप देखोगे तो आपको अश्लील सपने आते हैं। अगर मैं ऐसा वर्ड यूज करूं तो ज्यादा बेटर है, या फिर इससे अगर नॉर्मल में बात करूं तो हमारा क्या होता है ना कि हमारे जो है ना जो हमारे हार्मोन्स है वो एज के हिसाब से चेंज होना चालू होते हैं। तो अगर हमारे हार्मोन्स चेंज होना चालू होते हैं ना, तो रात के समय जब हम लोग सुबह उठते हैं तो हमारा स्पर्म जो है ना हमारे बॉडी से क्या बोलते हैं निकल गया रहता है उस पर्टिकुलर टाइम पे, या रात के समय में, जो चीज़ हमको इतने मतलब पता नहीं चल पाती है। तो ये कब होता है, जब हमारा प्यूबर्टी हिट करता है हमें। ठीक है, तो मेल्स के अंदर ये चीज़ होती है, तो उसी चीज़ को नाइट फॉल कहा जाता है।
आ जाओ। तो अब स्पर्म के ऊपर डिस्कशन शुरू हुआ है, तो उसी के ऊपर आ जाते हैं, बात करते हैं। सो उसी के ऊपर बात कर लेते हैं कि किस तरह से जैसे जैसे हमारा एज बढ़ते जा रहा है, हमारा स्ट्रेस की वजह से हम इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, प्लस हमारा फूड प्रॉपर ना होने की वजह से हमारा स्पर्म काउंट कम हो रहा है। बॉयज़ में स्पर्म काउंट कम होना और फीमेल्स में जो मतलब फीमेल्स का ओवरी और यूट्रेस में दिक्कतें होना, जिसकी वजह से जो है ना फर्टिलाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है। तो बिकॉज ये दिक्कतें धीरे धीरे अब बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी है, बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी है। बिकॉज अब अगर ये देखो, अगर मेल्स में स्पर्म काउंट कम होगा और फीमेल्स का जो गर्भाशय है अगर उसमें दिक्कतें होने चालू हो जाएंगी, फर्टिलाइजेशन अगर प्रॉपर नहीं होगा, तो जो न्यूबॉर्न बेबी है ना उसका जो फॉर्मेशन है, उसकी जो पूरा बोलते हैं ना कि एक पूरा रिप्रोडक्शन प्रोसेस है, वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। तो अगर वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगा ना, तो वो बच्चा प्रॉपरली अच्छे से पैदा नहीं हो पाएगा और ये दिक्कतें होना चालू हो जाएंगी। तो अब ये दिक्कतें लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा होने लगी है। इसके ऊपर मूवीज़ भी बनी है। अगर मैं एक प्राइम एग्जाम्पल दूँ तो इसके ऊपर एक बहुत ही एक अच्छा सा मूवी बना है, जैसे कि आप बोलोगे विक्की डोनर का मूवी है। विक्की डोनर मूवी का नाम है, आयुष्मान खुराना की मूवी है विक्की डोनर, बहुत साल पहले बनी थी, जिसके अंदर वो स्पर्म डोनेशन करता है। अब स्पर्म डोनेशन क्या है, बेसिकली क्या होता है स्पर्म डोनेशन? एक्चुअली ना विक्की डोनर से पहले ना बहुत पुरानी एक मूवी है, मेरे को उसका नाम नहीं मालूम है, लेकिन उसमें जो कैरेक्टर है इमरान हाशमी की वो मूवी है, जिसके अंदर वो बायोलॉजिकल फादर होता है। तो जब मैंने मूवी वो फर्स्ट टाइम देखी थी ना, तो मेरे को वो मूवी समझ नहीं आई थी कि क्या बायोलॉजिकल फादर क्या होता है। बहुत सालों बाद मेरे को ये बात समझ में आई कि अच्छा, बायोलॉजिकल फादर का मतलब होता है जब सिंगल पेरेंटिंग होती है ना, जैसे सिंगल पेरेंटिंग मान लो, जैसे बहुत से फीमेल्स होते हैं जो सिंगल पेरेंट बनना चाहते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, वो बहुत से ऐसे हॉस्पिटल्स होते हैं जहाँ पे स्पर्म्स अवेलेबल होते हैं। तो वो लोग जो फीमेल्स होती है वो जाके वहाँ से स्पर्म्स लेते हैं और वो सिंगल पेरेंटिंग में अपने अंदर वो स्पर्म्स इंजेक्ट करवा लेते हैं, जिससे कि जो है क्या होता है, उनके जो एग सेल्स है उसके साथ जो है वो गैमेट प्रोडक्शन होने लगता है और न्यूबॉर्न बेबी जो है फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये न्यूबॉर्न बेबी फॉर्म होता है। तो वो एक स्पर्म डोनेशन वाला कॉन्सेप्ट है। तो इमरान हाशमी की बहुत पुरानी, मतलब बॉलीवुड ने ये मूवी आई थिंक 1990s में बनाई है ये मूवी, ये 2004 या 5 की ये मूवी है इमरान हाशमी की, बहुत पुरानी। और फिर विक्की डोनर भी एक मूवी है जिसके अंदर स्पर्म डोनेशन के बारे में बताया गया है कि कैसे स्पर्म डोनेट करके हम औरों को हेल्प कर सकते हैं, जिनके मान लो जैसे फीमेल तो टोटली फाइन है, बट बिकॉज मेंस के अंदर ये लेस स्पर्म काउंट हो जाता है। लेस स्पर्म काउंट कैसे होता है, क्योंकि जो आजकल हम लोग जो खाना वगैरह खाते हैं, खाना पीना हम प्रॉपरली नहीं खाते हैं, प्लस एक्सरसाइज हमारे बॉडी में एक्सरसाइज हम उतना नहीं करते हैं, और उसके साथ साथ जो है हम जो खाना खाते हैं वो प्रॉपर नहीं होता है, तो उससे मेल्स में स्पर्म काउंट कम हो जाता है। ये एक दिक्कत है। देन उसके बाद एक मूवी बनी थी गुड न्यूज़, यस गुड न्यूज़ भी इसी के ऊपर बताया गया है कि किस तरह से जो मेल्स में जो प्रॉब्लम्स होती है उसकी वजह से कैसे दिक्कतें आना चालू होती है। तो वो उसमें टेस्ट ट्यूब बेबी, उसमें आईवीएफ के बारे में बताया गया था। यहाँ पे आईवीएफ एक कॉन्सेप्ट भी है। इस टेक्निक में क्या किया जाता है कि टेस्ट ट्यूब बेबी भी इसी को कहते हैं, आईवीएफ को ही। इसमें क्या करते हैं, जो मेल और फीमेल जो है ना दोनों की जर्म सेल लेते हैं और उसको अलग से एक्सटर्नली जो है क्या किया जाता है, एक्सटर्नली उनको एक साथ मिलाया जाता है और उनमें गैमेट फॉर्म होता है। और एक बार थोड़ा बहुत जाइगोट फॉर्म होने के बाद उसको क्या किया जाता है, उस जाइगोट को इंजेक्ट कर दिया जाता है वापस से फीमेल्स के अंदर, ताकि जो है बच्चा प्रॉपरली जो है क्या कर सके, अपने आप को मतलब वो जो फर्टिलाइजेशन प्रॉपरली हो सके और न्यूबॉर्न बेबी अच्छी तरह से ये हो सके, क्या बोल सकते, पैदा हो जाए। उसके बाद एक सरोगेसी एक मूवी है, इसके भी ऊपर बॉलीवुड ने मतलब बहुत पुरानी, बहुत पहले मूवी बना दी थी। सलमान खान की एक मूवी है, 1990s में इसके ऊपर मूवी बनी है। सलमान खान और क्या नाम है, रानी मुखर्जी और एक और हीरोइन थी, एक और हीरोइन मेरे को याद नहीं आ रहा है हीरोइन का नाम। मतलब उसमें भी सरोगेसी का कंसेप्ट बताया गया है, जिसमें सलमान खान मतलब वो जो रानी मुखर्जी रहती है ना, वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाते बिकॉज उसके अंदर कुछ दिक्कतें होती है। तो उसमें जो है ना ये सर जो आईवीएफ है वो टेस्ट ट्यूब बेबी है ना, यस टेस्ट ट्यूब बेबी आईवीएफ दोनों एक ही है। तो उसमें सरोगेसी में क्या होता है, बेसिकली सरोगेसी में हम थर्ड मतलब सेकेंड लेडी को हम लोग वहां पे बोलते हैं ना कि जैसे हेलो मिमी मूवी है, हेलो मिमी करके एक मूवी है अभी रिसेंटली आई है। हाँ चोरी चुपके, नहीं चोरी चुपके, हाँ आई थिंक यही नाम है, सलमान खान की ये मूवी है। इसमें सरोगेसी के बारे में बताया गया है। तो उसमें क्या होता है कि जो मतलब अभी फीमेल्स के अंदर जब दिक्कतें होती है ना कि उनका जो है उनका यूटेरस उतना ज़्यादा मतलब ये नहीं है, केपेबल नहीं है कि वो एम्ब्रॉय को अपने अंदर रख सके और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस पूरी तरह से कर सके। तो इसमें क्या होता है, सेकेंड लेडी का हेल्प लिया जाता है और जो मेल का जो जर्म्स है वो उसको अंदर इंजेक्ट
किया जाता है और उसके थ्रू जो है बेबीज को ये किया जाता है, पैदा किया जाता है और बाद में जो है ये यहाँ पे ट्रांसफर, नहीं सुष्मिता सेन नहीं है हीरोइन, दूसरी कोई हीरोइन है। तो ये इसके ऊपर हेलो मिमी जो मूवी है वो भी, तो ये भी सरोगेसी जिसमें यहाँ पे बताया गया है, तो ये चीज़ भी आप अच्छी तरह से रीड कर सकते हो। स्पर्म बैंक और सीमन बैंक, इस ये विकी डोनर की जो मूवी बताई मैंने उसके ऊपर ये है स्पर्म बैंक और सीमन। उसके बाद बात करता हूँ मैं ट्विंस। तो ट्विंस देखो, ट्विंस दो तरह के होते हैं, एक होता है मोनोजाइगोटिक ट्विंस और दूसरे होते हैं यहाँ पे एक बताया गया है मोनोजाइगोटिक ट्विंस, जो कि दो एकदम आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं और एक ऐसे ट्विंस होते हैं जो आइडेंटिकल नहीं होते हैं, ठीक है। मोनोजाइगोटिक ट्विंस और डाइजाइगोटिक ट्विंस, दो टाइप के ट्विंस होते हैं, एक होते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस और दूसरे होते हैं डाइजाइगोटिक ट्विंस। तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस आर फॉर्म फ्रॉम सिंगल एम्ब्रॉय, बिकॉज वो सिंगल एम्ब्रॉय से फॉर्म हुए रहते हैं ना मोनोजाइगोटिक ट्विंस, इसी वजह से दोनों का चेहरा एकदम मिलता जुलता रहता है, जैसे कि जुड़वा मूवी अगर आप देख सकते हो। अब बात आती है ना सर क्या ऐसा होता है क्या कि एक भाई को मारा तो दूसरे भाई को भी दर्द होता है, या एक को चिमटी काटा तो दूसरे को भी? ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब बकवास मूवी, ये सब बकवास चीजें टीवी में ही दिखाता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ओव्यूल बैंक क्या होता है? ओव्यूल बैंक स्पर्म बैंक और सीमन बैंक होता है, ओव्यूल बैंक नहीं होता है कुछ। हाँ, एक और चीज ध्यान रखना, स्पर्म बैंक जैसे अभी विकी डोनर वाली जो मैंने आपको चीज बताई ना, तो जब स्पर्म डोनेट किया जाता है ना, तो स्पर्म डोनेशन के थ्रू जब कोई लेडी जो है प्रेग्नेंट होती है तो उसमें क्या किया जाता है मालूम है? जिस भी स्पर्म डोनर ने वो स्पर्म डोनेट किया है ना, उसका आइडेंटिटी टोटली ये बोलते हैं ना कि छुपाया जाता है, उसका आइडेंटिटी जरा भी नहीं बताया जाता है, किसी को भी नहीं पता होता है। जिसने स्पर्म डोनेट किया है ना उसको तक को नहीं पता है कि उसका स्पर्म कहां कहां तक पहुंचा है, या जिसको स्पर्म मिला है उसको भी नहीं पता है कि ये स्पर्म किसका है। तो जो आइडेंटिटी है ये पूरी तरह से एकदम ये रखी जाती है, रिस्ट्रिक्टेड रखी जाती है, किसी को भी डिस्क्लोज नहीं की जाती है, ठीक है। प्रीति जिंटा थी, यस अभी ध्यान में आया, प्रीति जिंटा। तो ये बताया गया है मोनोजाइगोटिक ट्विंस और डायजाइगोटिक ट्विंस। तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस वो ट्विंस रहते हैं जिसमें जो एक दूसरे से टोटली आइडेंटिकल होते हैं बिकॉज वो सिंगल एम्ब्रॉय से फॉर्म हो जाते हैं, और डायजाइगोटिक ट्विंस जो है एक दूसरे से मतलब उनका फेस जो है वो अलग अलग होता है, दोनों एक जैसे नहीं दिखते। और जहां तक बात रही कि क्या बोलते हैं कि एक को मारा तो दूसरे को लगता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, सब बकवास चीज है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब आता हूं मैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर। देखो रिप्रोडक्टिव हेल्थ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अब मैं फीमेल्स की बात करूं या मेल्स की बात करूं, दोनों में ही मेरी रिप्रोडक्टिव हेल्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरह से इंपॉर्टेंट है ना बिकॉज जब भी सर, लेकिन जब जुड़वा बॉर्न होते हुए उन्होंने सिर्फ उनका फेस ही तो सेम होता है। हाँ तो उसी की तो बात हो रही है ना, जब जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, मोनोजाइगोटिक ट्विंस जब पैदा होते हैं ना, तो वो आइडेंटिकल होते हैं एक दूसरे से, टोटली आइडेंटिकल होते हैं। उसमें दिक्कत क्या होती है मालूम है? थोड़ा बहुत ऐसा मतलब 100% आइडेंटिकल नहीं होते हैं, थोड़ा बहुत चेंजेस भी होता है दोनों के अंदर। बिकॉज मैंने बहुत सारे जुड़वा मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो लोग जुड़वा भाई है, जुड़वा बहनें हैं, तो वो लोग एग्जैक्ट सेम नहीं होते हैं। मतलब एक एज के बाद ना मैं आसानी से उनको पहचान लेता हूँ कि ये है, ये है, मतलब बहुत आसानी से जो है पहचान लिया जाता है। ऐसा नहीं कि ऐसा मतलब सलमान खान की मूवी की जैसा नहीं होता है कि समझ ही नहीं आ रहा है कि कौन क्या है। मैं तो बोल रहा हूँ सलमान की भी मूवी में समझ में आया था मेरे को, तो वरुण के मूवी में समझ ही नहीं आया कि कौन राजा है और कौन प्रेम है, एकदम थर्ड क्लास मूवी थी, ठीक है। चलो तो अब आते थे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ ये बहुत ही एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बहुत ही नेग्लेक्ट करते हैं हम लोग। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है हमको ध्यान रखना है, हेयर ग्रोथ हो रहा है उस चीज़ को प्रॉपरली मेंटेन रखना है, साफ सफाई हमको अपने बॉडी में रखना है। अगर आर्म पिट्स हो गए, उसके बाद जो हेयर ग्रोथ होते हैं बॉडी के पार्ट्स में, उन चीज़ों को हमको प्रॉपरली मेंटेन रखना है। बिकॉज अगर हम लोग प्रॉपर हेयर ग्रोथ नहीं, प्रॉपर हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ नहीं मेंटेन रखेंगे ना, तो इससे क्या दिक्कतें होंगी, हमारे को इन्फेक्शंस होना चालू हो जाएगा, फिर बॉडी में इश्यूज होने चालू हो जाएंगे। तो ये सारी दिक्कतें हमको होना चालू हो सकती है और आगे चल के ये लंबा हमको दिक्कत दे सकते हैं। इसीलिए खास करके जब पीरियड में फीमेल्स को रिप्रोडक्टिव हेल्थ बहुत अच्छी तरह से मेंटेन रखना पड़ता है ताकि दिक्कतें उनको ना हो, ठीक है। सर डायजाइगोटिक में एक ही एम्ब्रॉय से होता है क्या? मोनोजाइगोटिक में एक ही एम्ब्रॉय से होता है, डायजाइगोटिक में 2 एम्ब्रॉयज होते हैं, ठीक है। चलो सो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर जो है यहाँ पे डन होता है, चैप्टर 3। चलो अभी नसीब इतनी रात को लिया तो आपके क्वेश्चंस नहीं खत्म हो रहे थे। अगर दिन में ये लेक्चर लिया रहता तो मेरे को पूरी गारंटी है कि यहाँ पे इतने क्वेश्चन आते ना कि मैं उन क्वेश्चंस के जवाब भी नहीं दे पाता, क्योंकि ये चैप्टर का लोग वेट करते हैं कब ये चैप्टर आए और कब हमारे टीचर से ये सवाल पूछे जाए, ठीक है। नेक्स्ट ये सिलेबस चेंज होगा क्या? कोई भरोसा नहीं है।
सर साइंस टू का पेपर एज कम्पेयर टू साइंस वन हार्ड होगा क्या? प्लीज़ जेन्यून रिप्लाई बताना सर, बाय द वे लव योर टीचिंग। ओके, तो जेन्यून रिप्लाई ये है कि इजी हार्ड तो कोई बात नहीं है, बट वो ये कि एक लेवल तो मेंटेन रखेंगे वो लोग, मतलब इतना इजी भी नहीं बनाएंगे, एकदम हार्ड भी नहीं बनाएंगे। अच्छा, आपको ये पता है क्या कि आपका पेपर किस हिसाब में बनता है? क्योंकि महाराष्ट्र में एक छोटे से छोटा गांव हो, वहां का पढ़ने वाले बच्चे को भी वही क्वेश्चन पेपर मिलता है जो एक बॉम्बे के एकदम पॉश एरिया के पढ़े लिखे एकदम 1 लाख रुपए दिए हुए क्लासेस में जिसने पढ़ाई किया रहता है ना, उसको भी वही क्वेश्चन पेपर मिलता है, और जिसने घर पे बैठ के सेल्फ स्टडी किया है उसको भी वही क्वेश्चन पेपर मिलता है। तो जो बोर्ड वाले जो पेपर बनाते हैं ना, वो ना तो उस टॉपर के हिसाब से बनाते हैं, ना तो उस बच्चे के हिसाब से बनाते हैं। बोर्ड वाले एक एवरेज स्टूडेंट के हिसाब से पेपर बनाते हैं ना, कि एक नॉर्मल स्टूडेंट वो पेपर लिख के अच्छा खासा मार्क्स स्कोर कर सके। ठीक है, तो हार्ड तो मेरे को नहीं लगता इतना आएगा, बट वो ये कि वो लोग एक लेवल मेंटेन करेंगे और अच्छी तरह से रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको डिस्टिंग्विश चार्ट करके लेना है सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, और उसके साथ साथ ये एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह से देख के लेने हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ छोड़ना नहीं है। और इसी के साथ हमारा जो टारगेट था 4 चैप्टर का, 4 चैप्टर जो है हमारे खत्म हो गए हैं। ठीक है, तो 4 चैप्टर हो गए हैं, बाकी के चैप्टर्स हम लोग कल कंप्लीट करेंगे। अब आप लोग आज ट्राई करना, अभी थोड़ा सो जाओ, सुबह उठो, फटाफट उठो सुबह अच्छी से। हेल्प मी, क्या हेल्प करूँ फ्री फायर ऑफिशियल? तो डाउट है, हाँ पूछ लो। तो हम लोग सुबह जब उठेंगे तो सुबह आप लोग उठ के 4 चैप्टर लर्न करके खत्म करना, देन हम लोग बाकी के 6 चैप्टर जल्द से जल्द जो है खत्म कर देंगे। ठीक है, सो इस तरह से हमारे सारे चैप्टर जो हो जाएंगे। ओके, ठीक है। सो किसी को कुछ डाउट है तो मैं 1-2 मिनट रुकाऊँ? सर सुबह इसको कंटिन्यू करना, बहुत डाउट है इसमें। अच्छा ठीक है, दिस इज यू हैव माई व्हाट्सएप नंबर इन योर ग्रुप, यू कैन आस्क मी डाउट पर्सनली। ऐसा हमारे स्कूल के टीचर्स हमको बोलते थे। स्कूल के टीचर्स क्या बोलते थे हमको? तो ये चैप्टर ही हटा दिया था, मतलब पढ़ाया नहीं था चैप्टर 3। चैप्टर 2 पढ़ाया, चैप्टर 3 में बोला एक काम करो, ये चैप्टर जिसको भी समझना रहेगा ना, मैं स्टाफ रूम में बैठी हूँ या फिर मैं यहाँ पे बैठी हूँ, क्या बोलते से जिसमें लैब जो होता है साइंस लैब, वहाँ पे बैठे, आपके जो भी डाउट्स है वहाँ पे आ जाना, पूछ लेना, मैं सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे या कर दूंगी। तो ऐसा होता था, मतलब चैप्टर 3 तो हमको हटाया गया था। हाउ टू कंप्लीट चैप्टर 6, हाउ टू कंप्लीट चैप्टर 6, कुछ जो चीज़ें जो हो सकती है चैप्टर 6 में कर लो, और मतलब कोशिश करेंगे, बताएंगे हम लोग, काफ़ी चीज़ें उसमें कर लेंगे। बट चैप्टर 6 एकमात्र ऐसा चैप्टर है ना जो ना तो मतलब इतना ऐसा नहीं कि हार्ड है, जो मतलब जो प्रॉपर बायोलॉजी के फैकल्टीज़ है ना वो लोग अच्छी तरह से करा सकते हैं। अगर सीरियसली बोलूँ ना, जो प्रॉपर बायोलॉजी के फैकल्टीज़ है जिन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, तो वो लोग मतलब जिनको नॉलेज है उसका, तो बहुत अच्छी तरह से पढ़ा सकते हैं। हम भी कोशिश करेंगे उसको जितना हो सके अच्छे से कोशिश करेंगे बताने का, ट्राई करने का। बट वही बात है ना, देखो 10 चैप्टर है, 9 चैप्टर 100% अगर आप कर रहे हो, एक चैप्टर 50% भी करके जा रहे हो तो भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और वैसे भी उसका वेटेज आई थिंक 4 मार्क्स है, 4 मार्क का वेटेज है उस चैप्टर का। ठीक है, ये सौम्य का फेवरेट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे को लगता है कि मेरे से पहले भी अगर कोई इंसान है जो इस चैप्टर का प्रैक्टिकल करेगा तो वो सौम्य है। ठीक है, थियरी अब आपने पढ़ लिया है, अब प्रैक्टिकल करने वाला अगर इस पूरे चार्ट में और उस पूरे लेक्चर में अगर कोई है तो वो मुझे लग रहा है सौम्य है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हम इस लेक्चर को यही वाइंड अप करेंगे, जैसे कि हमारा टारगेट था कि 1 घंटे से कम टाइम में सारे चैप्टर निपटाने। 4 चैप्टर मैंने कराया, चारों चैप्टर 1 घंटे से कम टाइम में हो चुके हैं और अच्छी तरह से हमने कर लिया है। ये नेम्स को कैसे याद रखे, मैं बोल रहा हूँ ना, 6th चैप्टर में जितना हो सकता है करेंगे, जितना नहीं हो पाएगा थोड़ा बहुत लीव भी कर देंगे, बिकॉज काफ़ी ऐसी चीज़ें 6th चैप्टर में जो आसानी से याद नहीं रहती है। नहीं याद है कोई बात नहीं, जितने हम कर सकते हैं उसको कर लेंगे। सर एमसीक्यू कहाँ से करना है? जितने आपके पास नोट्स है, जितने आपके पास क्वेश्चन बैंक है, हर जगह से एमसीक्यू करो। नहीं सर, ओके, क्या बात है, सही बात है। चलो ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और आज का ये तो वीडियो अच्छा लगा ही होगा तो वीडियो जरूर ही लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। अच्छा ये अच्छा हुआ, मैं वही बोल रहा था, मैं ये बोलना काट दिया मैंने कि रात को लेक्चर लिया तो इतने आपके डाउट्स आए, तो भी ठीक है, चलो स्पैमर्स नहीं आए लेक्चर में, रात अच्छा हुआ। मैं वही सोच के, नहीं तो मैं 7 चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा था, मैं बोला 7 कराया था, फिर मैं बोला नहीं रात अभी ले लेता हूँ, स्पैमर्स नहीं आएंगे ताकि आसानी से हो जाए, क्योंकि स्पैमर्स की एक बार इस चैप्टर के डाउट्स आना चालू हुए ना तो मैं इधर डाउट सॉल्व करते करते थक जाऊंगा। सो अच्छा हुआ स्पैमर्स नहीं आ पाए यहाँ पे रात के, क्योंकि वही पढ़ने वाले जो बच्चे वही बैठे हुए, तो अच्छे तरह से ये चैप्टर हो गया। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब मार देना, पुराने हो तो बेल नोटिफिकेशन दबाओ, क्योंकि 60% पब्लिक वीडियो देखती है लेकिन अभी तक उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। न्यू फीचर आ चुका है चैनल पे, ज्वाइन बटन का, आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हो, और जिससे कि आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलेंगे। जैसे युगांश ने ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया, और भी कुछ लोग हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है, तो आप भी जितना जल्द से जल्द हो सके ज्वाइन कर सकते हो, कर लो। ठीक है, चलो ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल बी बैक टुमारो विद अवर अनदर सेशंस। ओके, चलो मिलते हैं फिर, कुछ डाउट्स
डाउट्स होगा तो बोल देना, और वीडियो के बाद कमेंट करना मत भूलना। क्या बोला सर, मेरा कुछ तारीफ तो कर दो। अच्छा, युगांश सहगल हमारा यूट्यूब का वो स्टूडेंट है जो वीडियो के मतलब जब हमने 10th का जैसे ही स्टार्ट किया था ना, मेरे को याद है, आई थिंक हाँ मैंने स्टार्ट करवाया था जब भी, उस टाइम पे मराठी के वीडियोस जब हमने स्टार्ट किया था ना, तब युगांश सबसे पहली बार आया था। तो वो भी युगांश इसमें नहीं आया था, क्या बोलते हैं, प्री एग्जाम में नहीं आया था, जो पोस्ट एग्जाम था ना, जब हम लोग मराठी का डिस्कशन ले रहे थे तो वहां पे आया था युगांश, सब फर्स्ट टाइम मिला था। और तब से लेके अभी तक जो है लगातार युगांश कंटिन्यूसली जो है सारे लेक्चर अटेंड करता है। मैंने थोड़ी देर पहले भी तारीफ की थी लास्ट लेक्चर में, युगांश हो गया, देन एक इरहान खान था, वो था, देन गौरा देवी थी हमारी, देन युगांश हो गया, ये गौरा देवी हो गई, देन समीर करके एक स्टूडेंट है वो है, देन अपना वो क्या बोलते हैं मैथ्स वाला क्या नाम था उसका, अनुज हो गया वो था, देन एक सुजल पाटिल करके एक स्टूडेंट है। तो ऐसे करके बहुत सारे स्टूडेंट है जो हम लोग को यूट्यूब में खास करके मिले, जो ये लोग कंटिन्यूसली हमारे साथ बने हुए हैं। तो आप लोग अपना अच्छी तरह से पढ़ाई करो, इवन आपका हम लोग रिजल्ट्स भी हमारे चैनल पे डिस्प्ले करेंगे जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा। कल के सेशन में मैं एक बार आप यहाँ पे डिटेल शेयर कर दूंगा, आप लोग अपना हॉल टिकट डिटेल शेयर कर देना। जिस दिन रिजल्ट आएगा ना, उस दिन हम लोग मॉर्निंग से बैठे रहेंगे, तो उस दिन भी अच्छी तरह से हम लोग पूरा रिजल्ट निकालेंगे। आप बताना क्या हमारा टीचिंग आपके लिए हेल्पफुल रहा था, सारी चीजें हम लोग उस दिन डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो ओके स्टूडेंट्स, ओके युगांश हो गई तारीफ। क्या पूछ रहे सर, क्या होगा अगर मैंने गलती से कॉन्वेक्स ड्रॉ कर दिया था? नहीं मिलेगा, नहीं, मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है, थैंक यू सर, दिल को ठंडक पहुंच गई, अरे बाप रे, ठंडक पहुंच गई, ठीक है, अच्छी बात है। बर्फ के साथ मत सो जाना आप, वैसे भी ठंडी 2 दिन से बढ़ रही है। ओके चलो, 1 बज गया है, अब एक काम करो, जाओ आराम से सो जाओ। जिसको नींद नहीं आ रहा है वो बैठ के लर्न कर लेना, वैसे भी लर्न करने बैठोगे तो तुरंत ही नींद आ जाएगा। तो बहुत एक अच्छी थेरेपी है नींद आने की, कि साइंस टू बैठ जाओ लर्न करने, फटाफट नींद आ जाएगा। बड़े बड़े आंसर्स बहुत सारे हैं, तो अभी ट्राई करना कि थोड़े तो चैप्टर्स लर्न करके फिर ही सोना, और उसके बाद सुबह हम लोग मिलते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। 0, हाँ वो MCQ है जिसके अंदर 0 जो वो है ना कि समथिंग इंसिडेंस रे क्या होगा, तो इंसिडेंस रे उसका 0 है। ओके ठीक है, थैंक यू सो मच everyone for watching this video. We will be back soon. मिलते हैं, चलो, गुड नाइट everyone, गुड नाइट। फर्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, यस, हाँ, विज्ञान करियर काउंसलिंग। सो स्टूडेंट्स, एक और चीज है अनाउंसमेंट आपके लिए, कि जैसे ही आपका एग्जाम जिस दिन खत्म होगा ना, तो उसी समय पे विज्ञान करियर काउंसलिंग जो है होने वाली है। और आप लोगों को ये करियर काउंसलिंग जरा भी मिस नहीं करना है। आप यूट्यूब पे होगा लाइव 26 मार्च को, करियर इन कॉमर्स आफ्टर 10th, करियर इन साइंस आफ्टर 10th, कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ करियर्स अवेलेबल है, क्या आप कर सकते हो साइंस में, ये सब चीज इन डेप्थ इन डिटेल 26 मार्च को यहां पे आपके साथ डिस्कस होगा। आपके क्या डाउट्स है, क्या प्रॉब्लम्स है, जितने आपके मन में डाउट्स है ना, सारे डाउट्स, सारे प्रॉब्लम्स, हर चीज यहां पे 26 को क्लियर होगी। उसके बाद होएगा 27 मार्च को करियर इन कॉमर्स आफ्टर 10th के बाद कौन कौन से डिफरेंट करियर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है कॉमर्स में, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। देन 28 मार्च को करियर इन आर्ट्स में कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ करियर अपॉर्चुनिटीज है, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। सो विज्ञान करियर काउंसलिंग को कोई भी मिस मत करना, लाइव में ट्राई करना, सभी लोग आना। लाइव में आपके जितने डाउट्स होंगे जिस भी करियर से रिलेटेड, आप सारी चीजें आप बहुत अच्छी तरह से पूछ सकते हो। ओके ठीक है, चलो स्टूडेंट्स, मिलते हैं अब हम लोग कल, और शुभ रात्रि सभी को, सब्बा खैर, शुभ रात्रि, गुड नाइट। 28 मार्च को बर्थडे है, ठीक है, बर्थडे गिफ्ट भेज देना, फिर आपका बर्थडे है ना, बर्थडे गिफ्ट भेजना जरूर। मिलते हैं स्टूडेंट्स, चलो बाय बाय।